बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। USWA स्टूडेंट्स गाइड लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर फिजिक्स, लेक्चर नंबर 4, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताना जरूरी है कि डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन डिराइव करने के लिए, डायमेंशन को डिस्कस करने के लिए आपको जो बेस क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने का और उनके यूनिट को डिराइव करने का पूरा तरीकाकार आएगा, तो तब आपको ये डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन समझ आएगा। उम्मीद है आपने उसको पढ़ लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन बेसिकली होता है एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की शक्ल में, रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको खास किस्म के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। यानी इसका मेथोडोलॉजी ये होती है कि किसी भी डायमेंशन को लिखना हो तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं और फिर उनके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखे जाते हैं। मसलन हम जो हमारी बेस क्वांटिटीज हैं उनमें से लेंथ, इसके लिए डायमेंशन जो नॉर्मली हमने यूज करना है कैपिटल एल यूज करेंगे। मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे और टाइम जो है इसके लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे। ये इसकी डायमेंशन का तरीकेकार होता है, ये इसकी डायमेंशंस होती है। अलबत्ता एक चीज यहाँ जो जरूरी है वो ये है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके यूनिट एक जैसे होते हैं, तो उनके डायमेंशन भी एक ही डायमेंशन होता है। जैसे लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे जो हैं इनका एक ही डायमेंशन होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह, ये सारे के सारे वही कैपिटल एल ही लिखा जाता है इनके लिए। ये सारे कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आगे बढ़े, अगर दूसरे डायमेंशन निकालते कैसे हैं? मसलन मुझे कहा जाता है स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन निकालें। स्पीड और वेलोसिटी के सबसे पहले स्पीड जो होती है, स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, एस ओवर टी। तो एस के डायमेंशन और टी के डायमेंशन, एस का डायमेंशन कैपिटल एल होगा और टी का कैपिटल टी होगा। तो आपको जो डायमेंशन मिलेगा यहाँ पर, ये आपने इकट्ठा करके लिखना होगा। इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके -1, इसको आप लिखेंगे LT-1। अगर आपको याद हो, क्योंकि स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड होता है, तो उससे भी आप, अगर आपको यूनिट्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट डिराइव करना आता है तो फिर आप ये डायमेंशन वो यूनिट पहले डिराइव कर लें, उसकी जगह रिलेटिव जो आपकी सिंबल है यूनिट के लिए वो यूज करें, तो भी डायमेंशन एनालिसिस हो सकता है। वो एंड पे बताऊंगा वो कैसे करेंगे। फिलहाल स्पीड, इसी तरह वेलोसिटी के लिए आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल एल यूज करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा LT-1। LT-1 बिल्कुल दोनों के सेम आए, क्योंकि यूनिट दोनों के सेम है, उसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करें अगर, तो अगली बारी आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। ये वेलोसिटी के डायमेंशन आप देख लें, LT-1 लिखे हैं, इसका T है तो बन जाएगा LT-1 और ये -1 तो LT-2। फोर्स के लिए अब F = ma है, मैस के लिए कैपिटल M और इसके लिए LT-2।
डायमेंशन बन गए MLT की -2। वर्क के लिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए MLT की -2 और लेंथ के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल L, तो ये बन गए ML की 2 T की -2। नेक्स्ट थिंग इज पावर। पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क के लिए आपने निकाले ML की 2 T की -2 और टाइम के लिए आपका होता है कैपिटल T। तो आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बनेगा ML की 2 T की -3। इसके बाद दो क्वांटिटीज एक जैसी हैं जिनके लिए प्रेशर और स्ट्रेस। अगर आपने इनको पढ़ा हो, दोनों लिखते हैं फोर्स ओवर एरिया। फोर्स और एरिया, फोर्स के डायमेंशन अभी मैंने लिखे हुए थे। तो फोर्स का होता है MLT की -2, एरिया का होता है L की 2, तो आपका बन जाएगा ML1 - 2 T की -2, यानी ML की -1 T की -2। ये आपके डायमेंशन बन जाएंगे। आखिरी चीज जिसके बाद मैं अपने कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं। एक होता है चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, इसको पढ़ा जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सक्यूज मी, स्ट्रेन। और इसी तरह वॉल्यूम में स्ट्रेन हो तो चेंज इन वॉल्यूम। जिसको भी आप देखें, इसी को आप देख लें, पहले वाले को, ऊपर वाले की लेंथ के लिए कैपिटल L, इसके लिए L, तो इसके नो डायमेंशन, इसके डायमेंशन ही नहीं आते हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकला सारी डिस्कशन से, पूरी की पूरी जो डिस्कशन हुई, कि हमारे पास जो चीजें होती हैं डायमेंशन के हवाले से, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वेरिएबल्स हैविंग डायमेंशंस। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके डायमेंशंस बनते हैं। डायमेंशन उनके फिक्स होते हैं, अलबत्ता उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो चेंज होती है। मसलन वेलोसिटी है, फोर्स है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। एक होते हैं देयर आर सम कांस्टेंट्स व्हिच हैव स्पेसिफिक यूनिट्स, और उनके जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कूलम्स कांस्टेंट है, इसी तरह प्लांक्स कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट जितने भी होते हैं इनके यूनिट्स होते हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस भी उसी हिसाब से फिक्स होते हैं। और ये तीसरी कैटेगरी जो होती है, जैसा मैंने स्ट्रेन के केस में लिखा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। कुछ क्वांटिटीज और कुछ कांस्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी कर रहे थे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं, यानी उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो कांस्टेंट्स और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स भी होते हैं। ये थे हमारे पास डायमेंशन के कुछ चीजें। अब डायमेंशंस को हम यूज कहां कहां करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस के फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। एडवांटेजेस डायमेंशन के दो होते हैं। सबसे पहला होता है टू चेक करेक्टिवनेस और होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को करेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, टू डिराइव फार्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
फार्मूला डिराइव करना हो तो फिर भी हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला कैसे यूज करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो एग्जाम्पल बुक में दी है कि डिराइव, इसको आपने प्रूव करना है कि ये डायमेंशन के हिसाब से इक्वेशन जो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये करेक्ट इक्वेशन है। आप इसको डायमेंशनली प्रूव करेंगे। तो इसका तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले जो स्टेप करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी S है, S के आपने डायमेंशन लिखकर इसको छोड़ देना है, डिस्टेंस है। तो ये आपका पहला स्टेप, आपने लेफ्ट हैंड साइड के लेकर डायमेंशन लिखे। दूसरा स्टेप आपने, जैसे आप मैथमेटिकल स्टेप्स करते हैं, आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड को लेकर अब आपने इस साइड के डायमेंशन लिखने हैं। डायमेंशन वी आई टी के अलग अलग से मैं लिख रहा हूं, वी आई और टी के, और 1/2 इसमें a और इसमें टी स्क्वायर के। जनाब आपको नजर आ रहा होगा कि वी आई जो है इसमें वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन मैं पहले लिख चुका हूं, LT-1, साथ टाइम 1/2, और एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और टाइम के लिए t की पावर 2। तो ये पहले वाला बन गया LT-1 + 1, और दूसरे वाला बन गया LT-2 + 2। तो ये बन गया सिर्फ L, ये बन गया 1/2L। आपके जो इसमें कॉमन डायमेंशंस आ रहे हैं, आपको अगर नजर आ रहा है तो वो L है। एडिशन, ये जो कांस्टेंट साथ होते हैं इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारी जो डायमेंशन है इसमें, वो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई है। इस इक्वेशन को हमने करेक्ट कर दिया है, ठीक हो गया। ये है डायमेंशन एनालिसिस में पहला मेथड कि आप किसी भी इस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टू डिराइव फार्मूला। टू डिराइव फार्मूला, एग्जाम्पल है जनाब आला, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। गिवन वैल्यू है यहां पर। सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम, मैं शॉर्टकट लेंथ लिख रहा हूं। मास ऑफ बॉब जो इसमें है उस पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, और लास्ट ये कहता है एंगल थीटा। इन पे डिपेंड कर रहा है। आपसे कहा जाता है डिराइव इक्वेशन फॉर पीरियड ऑफ पेंडुलम। डिराइव इक्वेशन, आप इसकी इक्वेशन डिराइव करें। आपको खुद दिया होगा कि ये कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप उन क्वांटिटीज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके आपने ये इक्वेशन निकालनी होगी। तो मैं यहां से डेरिवेशन शुरू करने लगा हूं, गौर से देखिएगा। ये पूरे स्टेप्स मैं यहां बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप में आप लेट कर लें
कि लेट आपकी जो है लेट भी कर सकते हैं या गिवन जो आपके पास पहले से हैं। मसलन लेंथ जो है इसको आप कैप स्मॉल एल से यहां रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह मास जो है वो उसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ये कॉमन चीज है, ये हमें पता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह एंगल जो है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रहे ये डायमेंशन लेस है तो इसका हम यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हम लिखेंगे सही, लेकिन चूंकि डायमेंशन लेस है तो इसलिए डायमेंशन लेस को आप अगर इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं है। और लास्ट टाइम पीरियड जो है जिसकी इक्वेशन डिराइव करनी है उसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। यह है बेटा सबसे पहला काम, यू हैव टू सपोज स्पेसिफिक सिंबल। ये आपकी अपनी मर्जी के भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो उनके सिंबल्स रिलेटिव सिंबल हैं उन्हीं को आप यूज करें। आपने उनके सिंबल यूज किए। नेक्स्ट अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, मैं 1 2 3 लिखता जाता हूं, इसीलिए पहला स्टेप यू शुड राइट द प्रोपोर्शनैलिटी। आप इन्हीं की प्रोपोर्शनैलिटी लिखें। टी प्रोपोर्शनल है यहां पर एल के मल्टीप्लाई बाई जी के मल्टीप्लाई बाई एम के। ये आप सबसे पहले स्टेप में क्या करें, आपको हिंट के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, लिखे आप प्रोपोर्शनैलिटी लिख दें। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी लिखना है। दूसरा स्टेप आप क्या ले, इन प्रोपोर्शनैलिटीज की जो वेरिएबल्स हैं जो उनके ऊपर आप कोई न कोई उनकी पावर लिख दें, एल जी और एम। सपोज मैं ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यू आर नॉट बाउंड टू हैव स्पेसिफिक। ये मैंने कैपिटल इसके ऊपर एल के ऊपर ए किया है, जी के ऊपर बी किया है और एम के ऊपर सी किया है। तो ये इक्वेशन मेरे पास यूं बन गई, टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, जी की पावर बी, एम की पावर सी। थर्ड स्टेप आप करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की शक्ल में या वैसे कांस्टेंट की शक्ल में इसको इक्वेशन बना के लिखें। आपकी मर्जी है, आप कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, लेकिन वैसे लिखें इसको कांस्टेंट की शक्ल में। ये सी है, ये आपके पास आ गई है इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको आगे यूज भी करनी होगी बाद में, इसलिए इसको सेव करके रख लें। यानी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन को आपने संभाल के रखना है। स्टेप 4 क्या है जनाब, स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 है आपने डायमेंशंस लिखने हैं इस इक्वेशन के दोनों साइड पे। मैंने क्या किया, टाइम का डायमेंशन लिख दिया, दूसरे इज इक्वल टू मैंने लेंथ के लिए डायमेंशन लिख दिया। इसी तरह मैंने ग्रेविटी जो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसके लिए मैंने डायमेंशन लिख दिया, पावर वही मैंने रखी है और मैंने m के ऊपर पावर वही c रखी है, लेकिन मैंने इनके डायमेंशंस लिख दिए। सो आपका तीसरा ये स्टेप अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं राइट डायमेंशंस। जी, जब डायमेंशन लिख लिए जाएं तो उसके बाद कंपेयर जो पांचवा स्टेप है वो आपने करना है, कंपेयर डायमेंशंस या कंपेयर पावर्स ऑफ सेम डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। जनाबे वाला यहाँ पे आपको एक चीज यहां जाने से पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये देखें t हो गया, इसके साथ l की पावर a भी हो गई और ये बन गया l की पावर b, चूंकि ये इसकी भी पावर होगी इसकी भी, और ये बन गया t की पावर -2b और ये m की पावर c।
ये है। मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ यूज नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो आपके पास ये पावर्स थी, पावर को इंडिविजुअली पावर लिख दिया, ताकि मुझे जब इसको यूज करना हो तो मैं इसको आसानी के साथ यूज कर सकूं। यहाँ पे अब आपने कंपेयर करना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले इस साइड पे टाइम पीरियड टी की इधर पावर जो आपको नजर आ रही है, नीचे शायद यहां नजर ना आ रहा हो आपको, ये टी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ मैं सिर्फ एक ही, बाकी को डायरेक्ट कंपेयर करूंगा। इधर टी की पावर -2b है, तो आप इसी से एक स्टेप आगे अगर बढ़ाना चाहो बेटा तो आप लिख सकते हो 2b = 1, दिस इंप्लाइज दैट b = -1/2। ये क्या आ गया, ये आ गई आपके पास जो b था उसकी वैल्यू आ गई है। अब आपने यही काम m के साथ भी करना है। m की पावर इस साइड पे कुछ नहीं है, इसलिए मैं m की पावर 0 लिख देता हूं, और इस साइड पे m की पावर बेटा c है, तो इस वजह से मैं जब इसको कंपेयर करूंगा तो मैं लिखूंगा c = 0। तीसरा स्टेप, इसी के अंदर एक फेज और आगे बढ़ते हैं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मिक्सिंग ना हो। तो आपका इस साइड पे l की पावर, लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 0 है, क्योंकि l है ही नहीं, तो l की पावर 0 का मतलब 1 ही है, तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस साइड पे पावर l की पावर जो है वो आप अगर दोनों को मिला के लिखें, इन दो को मिला के लिखें, तो ये बनती है a + b। सो फाइनली आपकी जो a + b है वो इक्वल है 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि a = -b, b की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, तो b आपके पास आ जाएगा +1/2। दिस इज द सॉरी, a आपके पास ये आ जाएगा 1/2 +1/2। आखिरी स्टेप क्या करना है, ये जो पावर्स आई हैं इनको, जो आपकी थर्ड इक्वेशन जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, मैंने कहा था कि इसमें हम पुट करेंगे। आपकी अगर बेहतर हो तो आप इसको a b c d कह के रख दें। मैं इन सारी पावर्स को a में पुट कर रहा हूं। अब मैंने t कांस्टेंट, l की पावर a है, l की पावर 1/2 आ गई, m की उसके बाद g की पावर b है तो ये -1/2 आ गई, और m की पावर c है तो इसकी पावर 0 आ गई। अब फाइनली आपके पास ये कुछ यूं बना कि t = कांस्टेंट, मिक्सिंग ना हो इसलिए मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये ना हो कि हमारा फाइनल स्टेप ही हमारे हाथ से चला जाए। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई l की पावर 1/2, नीचे g की पावर इसको 1/2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि g नेगेटिव था, पॉजिटिव, और m की पावर 0 1 आ गया। बेटा आपको पता है कि t कांस्टेंट, और इन दो के ऊपर हम अंडर रूट डाल के लिख सकते हैं कांस्टेंट L/G। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द पीरियड ऑफ पेंडुलम, जो हमारे पास फाइनली हमने डिराइव करना था। एक रिव्यू दूंगा, लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन सम फिजिकल क्वांटिटीज जिन पर डिपेंडेंस है किसी पर, मसलन पीरियड ऑफ पेंडुलम, लेंथ, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। आपने उनके सिंबल्स पोज किए। दूसरा, उसके बाद स्टेप 1 में आपने उनकी प्रोपोर्शनैलिटीज लिखी। मैंने लिखी T = L/G/M, थीटा नहीं लिखा क्योंकि उसके डायमेंशन नहीं थे। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने उनकी पावर्स लिखी। तीसरे स्टेप में मैंने उनमें
कांस्टेंट डाल दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ही लिखें, इसकी वैल्यू ना डालें, कोई मसला नहीं है। आपने इसको कांस्टेंट l की पावर a, g की पावर b, m की पावर c लिख दिया। नेक्स्ट फेज आखिरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका गेम चेंजर है, जिसको आप कहेंगे, आपने क्या करना है, राइट द डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी डायमेंशन लिखे। जब आप डायमेंशन लिख रहे होंगे तो थोड़ा ख्याल से लिखते हुए जब देखते रहिएगा कि लेफ्ट और राइट साइड पे क्या क्या चीज पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है। तो उसके बाद मैंने एक स्टेप में इनको सेपरेट किया, इसकी भी और इसकी भी, और सारे डायमेंशन अलग अलग करके मेरे पास ये फाइनल फॉर्म बन गई। अब मैंने जो सेम डायमेंशन थे उनके पावर को कंपेयर किया। आप ये भी कह सकते हैं कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम बेसिस, सेम बेसिस का कंपैरिजन किया। तो आपने कंपैरिजन करने के लिए ये किया, टी के ऊपर इधर पावर टी की 1 थी और इधर टी की पावर -2 भी थी, तो ये लिखा और मैंने इनको क्या कर दिया, -2b = 1, b = -1/2। सिमिलर वे m इस साइड पे नहीं था, m की पावर 0, इधर m की c = 0 और ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फेज में बेटा यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इस साइड पे l नहीं था, l की पावर 0 और इधर आपके पास ये जो रेड में आपको कंफ्यूज ना करे, ये वाली ये वैल्यू जो है 1/2 ये इसके लिए है, b के लिए। तो ये रेड जो आपको नजर आ रहा है l की पावर a + b, आपको पता है a + b = इन दो को कंपेयर किया तो 0 आ गया, a = -b, b की वैल्यू लगाई तो a आ गया +1/2। अब ये a b c की वैल्यूज इन जगहों पे आपने पुट करनी है, ये पुट कर दी। अब ये माइनस था, इसको नीचे ले जाके प्लस किया और m की 0 1 हो गया और l/g होल पावर 1/2 लिखा और उसको स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख दिया। इस तरह से आप डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की मदद से किसी भी चीज की इक्वेशन लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।